हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है मेरा अपना चैनल एग्जाम बाई संकल्प पर। तो आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही होगी। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप लोग तैयारी में लगे रहे होंगे। जो लोग तैयारी में नहीं लगे हैं वो अपना तैयारी में लग जाएं, क्योंकि अब समय नहीं रह गया है। आप लोगों का पेपर नज़दीक आ चुका है। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, तो मेरा हर रोज एक हिंदी का सेट पेपर चल रहा है। ये आप लोगों का 2026 का पेपर मिलेगा। इसी प्रकार से आप लोगों को एग्जाम हॉल में देखने को जरूर मिलेगा। तो 6 सेट पेपर रहेगा हिंदी का। तो 6 सेट पेपरों में से आप लोगों के एक सेट पेपर जरूर आप लोगों के पास एग्जाम बोर्ड में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है ना। तो आइए इसको हम आगे की तरफ लेकर के चलते हैं। पहले हमको क्या करना है आइए देखते हैं। ठीक है ना। पहले हमको करना है यहाँ पर कि यहाँ पर अनुक्रमांक नंबर डालें, यानी रोल नंबर। क्या डालना है? रोल नंबर। अपना रोल नंबर अच्छे तरीका से भर देना है। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम लिखना है। क्या लिखना है? अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के साथ साथ आगे हम बढ़ेंगे तो आएंगे तो क्या करना है, देखिए ये हमारा 2026 का पेपर मिल गया आप लोगों को, हिंदी का है। ये आप लोगों का ये क्रमांक नंबर देखने को मिलेगा। ये आप लोगों का कोड रहेगा, ये भी आप लोगों का कोड ही है। ठीक है ना। अब आगे हम बढ़ते हैं। क्या है समय? आप लोगों को 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। कितना मिलेगा? 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। ठीक है ना। तो 3 घंटा 15 मिनट में 3 घंटा आप लोग एग्जाम करेंगे और 15 मिनट आप लोग क्या करेंगे, पेपर को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। ये आप लोगों को पेपर पढ़ने के लिए ही क्या किया जाता है, दिया जाता है। ठीक है ना। तो आप लोग पेपर सावधानी पूर्वक पढ़ते चलेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है ना। तो सभी प्रश्न इसका अनिवार्य है करना। आप लोग को ऐसे ही पेपर क्या करना है, पढ़ते जाना है। ठीक है ना। इस प्रश्न के में 2 खंड आएंगे। कौन आएगा? एक अ आएगा और एक क्या आएगा, ब आएगा। ठीक है ना। तो इस प्रश्न में आप लोगों को 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। 20 क्या आएंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, जिनका हम OMR शीट पर हम देंगे। किस पर देंगे? OMR शीट मिलेगा, उसको आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और ध्यान पूर्वक से उसमें गोला करेंगे। ठीक है ना। मैं उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा कि जो कि आप लोग OMR शीट कैसे भरा जाता है वो आप लोग को बताएगा। ठीक है ना। तो आइए हम फिर आगे चलते हैं। क्या दिया है? खंड अ के प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल OMR पत्र ही देना है। जो खंड अ होगा यानी बहुविकल्पीय जो प्रश्न होगा ये वाला, तो उसका हम किस पे देंगे आंसर? केवल देंगे हम OMR पर। किससे देंगे? OMR शीट पर ही देंगे हम। अब खंड हमारा अ हम शुरू करते हैं। जैसे कि ब आ गया तो ब का हम उसमें 50 नंबर का क्वेश्चन रहता है। कितने नंबर का? 50 नंबर का। ठीक है ना। तो बहुविकल्पीय प्रश्न हम पहला क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है ना। तो पहला हम शुरू करेंगे एकदम ठीक। आप लोग क्या करेंगे, स्थानीय पूर्वक अच्छा से गोला करेंगे। नहीं करेंगे तो फिर आप लोग को नंबर में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना। तो दिया है किस कहानीकार की कहानी मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित है। तो किसका है भाई? तो आइए हम विकल्प लेके चलते हैं। ठीक है ना। विकल्प हमारा क्या दिया हुआ है? जयशंकर प्रसाद, शिव पूजन सहाय की, तो भागवत शरण वर्मा की, तो प्रेमचंद की। तो किसका होगा बाबू? डी फॉर देवसेना, यानी प्रेमचंद्र की। किसकी है? प्रेमचंद की। ठीक है। शुक्ल युग की कला अवधि है, मैंने शुक्ल युग की कला अवधि क्या है? तो शुक्ल युग की कला अवधि क्या है बाबू? तो एक दिया है 1880 से 1900, 1900 से 1920, 1900 से 19 ईस्वी, 1938 तक। ठीक है ना। 1938 से 1947 तक। तो इसका होगा 1919 से 1938 तक। ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है ना। अगला हमारा प्रश्न क्या है? उपन्यास भूले बिसरे, क्या है? भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। भूले बिसरे के लेखक कौन है? तो आपका कौन है जी? प्रेमचंद, भागवत शरण वर्मा, यशपाल, वृंदावन। कौन है आपका? बी फॉर बाहुबली, यानी भगवती चरण वर्मा जी। ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या दिया। लहरों के राजवंश, यानी लहरों की
राजहंस के लेखक हैं। जो लहर हमारा है उसके लेखक कौन है? तो इसका हमारा लेखक कौन है भाई? तो आपका है मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश है। तो ऐसे ही चारों विकल्प आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर दिया है। तो मोहन राकेश, गुलाब राय, प्रेम धन, ज्ञान है। ठीक है ना? तो ऐसे ही हम अगला चलते हैं। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन क्या है भाई? देखो 5 नंबर, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो आपके हैं प्रेमचंद जी। कौन है? प्रेमचंद जी। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोदान उपन्यास के लेखक आप लोग बाबू ये भी क्या है? प्रेमचंद जी हैं। यानी डी फॉर देवसेना। 7 नंबर का क्वेश्चन हम आएंगे। क्या दिए? भूषण किस युग के कवि हैं? भूषण किस युग के कवि हैं? तो ये आपका है भाई रीतिकाल के। किसके हैं? तो रीतिकाल के हैं। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन आएंगे हम, प्रिय प्रवास। क्या है भाई? प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? तो प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? तो आपका हरिऔध जी हैं। कौन है? हरिऔध जी। ठीक है ना? आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है? तो आंगन के पार के रचनाकार कौन जी हैं जी? अज्ञेय जी। कौन जी हैं? अज्ञेय जी। निम्बी फॉर बाहुबली। आगे हम चलते हैं। प्रिय प्रवास हो गया ना? दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है। तो दीप शिखा किसकी संग्रह है जी? तो महादेवी वर्मा की। किसकी भाई? महादेवी वर्मा की। ऐसे ही अगला हम चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है? जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो किस युग के लेखक हैं? कौन बताएगा? जल्दी कमेंट में बताओ कौन है भाई? तो शुक्ल युग के, यानी बी फॉर बाहुबली। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन क्या है? शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है? शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है? तो 1936 से 1947, यानी डी फॉर देवसेना। अरे भाई ये तो देखो ना, बी और डी में ही मिल रहा है विकल्प आप लोगों का। ठीक है ना? तो ये मत समझना कि पेपर में भी ऐसे ही आएगा, ऐसी बात नहीं है। मैं आप लोगों के लिए इस तरह से सेट किया हूं कि ताकि आप लोग क्या कर से गलती न करें। तो 13 नंबर क्या है? रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? तो रसिक प्रिया के रचनाकार आप लोगों की कौन है जी? कौन बताएगा? तो आचार्य केशवदास जी। कौन है? तो आचार्य केशवदास जी। इस पर हम टिक लगाएंगे, ए फॉर एप्पल। कृति ककाल के लेखक कौन है? कृति ककाल नहीं, काल होगा। ठीक है ना? मिस्टेक हुआ है। ठीक है ना? कृति काल के लेखक कौन है? तो कृति ककाल, ककाल ही होगा भाई। ठीक है ना? ध्यान से देखना। 14 नंबर आप लोगों का, कृति ककाल के रचनाकार यानी लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है जी भाई? जयशंकर प्रसाद जी हैं। आइए हम आगे चलते हैं। यामा, ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि यामा किसकी रचना है? यामा की रचयिता कौन है जी? तो आप लोग तो मालूम बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि कई बार आप लोग चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कौन है? देवों के देव महादेवी वर्मा जी। कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है भाई? तो अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर के लेखक आप लोग जल्दी बताओ कौन है? तो विष्णु प्रभाकर। कौन है भाई? तो विष्णु प्रभाकर। ठीक है ना? इसी के साथ हम देखिए, ये हमारा पीटीओ लिखा हमेशा मिलेगा आप लोगों के पेपर में। ऐसे ही बने रहिए वीडियो में, आप लोग अच्छा नंबर जरूर लाएंगे। ये उम्मीद है हमको कि आप लोग अच्छा नंबर जरूर पाएंगे पेपर में। इस मेरे प्रैक्टिस सेट पढ़े, बिल्कुल इधर से उधर कोई आएगा ही नहीं इसके अलावा। ठीक है ना? आधुनिक काल की सीमा अवधि, समय अवधि क्या है? आधुनिक काल की समय अवधि क्या है? तो जल्दी बताओ कि आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? यानी 1843 से अब तक। ठीक है ना? भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जी द्वारा रचित संग्रह कौन है? तो क नंबर है, यानी ठूंठा आम। क्या है? ठूंठा आम। साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? तो
तो साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? आइए हम बताते हैं। साकेत जल्दी बताओ जल्दी। मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन है भाई? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ललित ललाम के रचयिता कौन है? तो ललित ललाम के रचयिता कौन है भाई? तो मती राम जी। कौन है? मती राम जी। ठीक है ना। इसी के साथ हमारा क्या होता है? बी नंबर क्वेश्चन यानी खंड अ का 20 नंबर क्वेश्चन जो कि हमारा बहुविकल्पी समाप्त होता है। अब हम शुरू करेंगे कौन? ब नंबर। कौन शुरू करेंगे भाई? ब नंबर। तो पहले आप लोग इसको उमार को जल्दी जल्दी भर लीजिए, उसके बाद मैं शुरू कर रहा हूं बी नंबर। तो इसी के साथ हम क्या करेंगे? एक शायर के साथ आप लोग को खंड बी शुरू करेंगे। वक्त हमारा भी कभी बदलेगा, वक्त हमारा भी कभी बदलेगा, दिलों के बादशाह हम भी होंगे। आज एक दिल में जगह ना पा सका, आज एक दिल में जगह पा ना सका, कल हजारों दिलों में हम होंगे, कल हजारों दिलों में हम होंगे। आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ यानी बी नंबर। बी नंबर क्या कहा है भाई? देखो आप लोग सामने बी नंबर मिल गया है, एकदम पेपर का हुबहू क्वेश्चन। ठीक है ना। तो देखिए क्या करना है। इसको दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है ना। कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश करता है। तो जो भी हमारे रेखांकित, देखो पहला दिया है हमारा कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखना है। क्या लिखना है? संदर्भ लिखना है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है। क्या करना है? रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। कुसंग का क्या प्रभाव होता है? ठीक है ना। इसको हम कैसे करेंगे? तो आइए मैं दिखाता हूं कैसे करेंगे आप लोग। ठीक है ना। तो एकदम ऐसे ही पेपर में लिखते जाएंगे तो एकदम आप लोग को अच्छा नंबर मिलेगा। तो देखो क्या है, आप लोग के सामने एक सुंदर सा लेकर के आए हैं अपना हाथों से लिखे हुए नोट्स। ठीक है ना। तो देखेंगे खंड ब नंबर। ठीक है ना। पेपर में कैसे लिखेंगे? यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे। ठीक है ना। तो प्रश्नोत्तर संख्या हम इसको हम बीच में भी डाल सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर बीच में डालेंगे, इधर पेपर, यहाँ से हाशिया खींच देंगे। हम हाशिया खींचते हुए क्या करेंगे? हम आगे की तरफ करेंगे। ठीक है ना। आइए देखते इसको। ठीक है। कुछ दिन बाद आप लोग को ओरिजिनल क्या मिलेगा? जैसी कॉपी मिलती है ना वैसे पेपरों पर बना करके हम आप लोग को देंगे और आप लोगों को जरूर उपलब्ध कराएंगे। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे? आइए देखते हैं। संदर्भ हमारा क्या है भाई? तो संदर्भ है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी, क्या लिखेंगे हम? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। क्या है? पाठ्य पुस्तक हिंदी। देखो ये हिंदी दिया है ना, इसको ब्लैक से ही लिखेंगे। ब्लैक से लिखेंगे तो जो एग्जामिनर होगा ना उसका क्या होगा? दिमाग एकदम इसी पर फोकस करेगा। ठीक है ना। कि मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। किसके? मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, पाठ से अवतरित है। इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसको भी हम क्या करेंगे? हम ऐसे ब्लैक पेन से लिखेंगे, एकदम अच्छा दिखेगा, जबकि एग्जामिनर क्या कर जाएगा? उसका दिमाग यहीं पर आकर्षित करेगा कि वो किस पाठ से लिया गया है, उसके रचयिता कौन है। ठीक है ना। वो बीच में नहीं देखेगा। अब देखिए आइए रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करेंगे। तो रेखांकित अंश की व्याख्या लिख देंगे। शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान होती है। और एक बात ध्यान रखना, ये वाला हेडिंग जरूर लिखना। कुसंग का ज्वार डॉट डॉट जहां तक पूछेगा वो लिखना जरूरी है। नहीं लिखोगे फिर एग्जामिनर नहीं समझ पाएगा कि आप कहां से किसका व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए क्या है, शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान होती है। किसके समान? बुखार के समान होती है, हानिकारक होती है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति या जिस व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो जाता है, जैसे कोई बुखार से पीड़ित हो जाता है, तो बुखार से पीड़ित होगा तो क्या होगा? वो उसका पूरा शरीर नष्ट कर देता है। तो ठीक उसी प्रकार कहते हैं नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है। तो बुखार से किसी किसी का भी क्या होता है? प्राण चला जाता है। ठीक है ना। आगे हम देखते हैं अगला क्या है। ठीक है ना। ठीक है। देखो अगला क्या है। तो बोला है अगला हमारा पैराग्राफ शुरू करेंगे एक लाइन छोड़, जैसे खड़ी पाई यहाँ पर हो गया ना, एक लाइन छोड़ करके करेंगे ताकि एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चा कितना मेहनत करके लिखा है और अच्छा से लिखा है। कुछ संगति किसी युवा मनुष्य की शारीरिक प्रगति को रोक देता है, ठीक उसी प्रकार
जिस प्रकार पैरों में बंधा भारी पत्थर व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता है, जिस प्रकार मान के चलो कि आप पैर में पत्थर बंधा रहेगा तो वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, तो ठीक उसी प्रकार अगर आपका संगति यानी किसी बुरे व्यक्ति के साथ हो जाती है तो आपको आगे की तरफ बढ़ने नहीं देगी। ठीक है ना। अब देखिए इस तीसरा क्वेश्चन क्या बोला था कुसंग का क्या प्रभाव है। तो कुसंग का क्या प्रभाव है उसको एक लाइन में भी हम दे सकते हैं, लेकिन हम आपके लिए पूरा एकदम बेहतर से अलग तरीकों से लिखा हूं। ठीक है ना, आइए देखते हैं। ठीक है, क्या है लिखा है कि बुरी संगति मनुष्य को क्या करती है, प्रतिदिन पतन के मार्ग पर अग्रसर करती है। वही संगति अगर अच्छी हो तो आपको क्या करेगी, प्रतिदिन उन्नति के मार्ग पर ले जाएगी। ठीक है ना। तो अब आप लोगों का ये क्या हुआ, पहला क्वेश्चन यानी अ का पहला नंबर आप लोग का समाप्त हुआ। ठीक है ना। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो निम्नलिखित में से किसी पद्यांश पर क्या करना है, सभी प्रश्नों का उत्तर देना। आधारित यानी इस पर जो आधारित दिया है प्रश्न उसको क्या करना है, उत्तर देना है। तो पहले तो हम इसको क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे, क्या करेंगे, अच्छी तरीका से पढ़ेंगे। देखो हम कैसे पढ़ा रहे हैं, लेकिन वहां पर ऐसे नहीं पढ़ना। देखो, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाई। प्रातः समय माता जसुमती, अरुनंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दयो सजायो, अति हित साथ खावत। देखिए यह है ना पद्यांश आपका, तो इसको हम संदर्भ कैसे करेंगे आगे देखते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपका बोला है कि प्रस्तुत पद्यांश का क्या करना है, संदर्भ लिखना है, तब जाकर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। श्री कृष्ण किसके ध्यान में खोकर रह गए, तो आइए हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है ना। तो पहले तो हम इसको करेंगे, हम देखो कैसे यहां से दिया है। ठीक है ना। तो उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, सात ख्वात, यहां तक इसको हेडिंग डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिख करके इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश, ध्यान देना उसमें गद्यांश लिखना है, यहाँ पर पद्यांश लिखना है। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास यानी सूरदास जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना। सूरसागर, कौन सा, सूरसागर से लिया गया, किसे लिया गया है, सूरसागर से। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करेंगे भाई, तो श्री कृष्ण ने उद्धव से क्या कर रहे हैं, श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रजवासियों की दीन दशा सुनी और उन्हीं के ध्यान में खोए गए। वे उद्धव से कहते हैं कि मैं वज्र को भूल नहीं पाता हूँ, वृंदावन के वन उपवन सभी मुझे याद रहते हैं। ठीक है ना। आगे और क्या कहा है, आगे देखिए आगे क्या कहा है। ठीक है ना, यहां पर है देखो, वहां के घने कुंजों की छाया भी मैं भूल नहीं पाता, नंद बाबा और यशोदा माता को देखकर मुझे जो सुख मिलता है वह मुझे रह रह कर स्मरण हो जाता है। वे मुझे माखन रोटी और भली प्रकार जमाया हुआ दही कितने प्रेम से खिलाते थे। तो श्री कृष्ण जी ऐसे ही करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला था, थर्ड नंबर, पहले प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है ना, कि प्रश्न में क्या बोला है। प्रश्न बोला था श्री कृष्ण ने किसके ध्यान में खोकर रह गए थे, तो श्री कृष्ण के अगर किसको खोकर रह गए थे, तो ब्रजवासियों को, किसको, ब्रजवासियों। आइए हम अगला देखते क्या दिया है। कि नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। पहले तो संदर्भ लिखना है कि दूरमुखी द्वितीय आकाश घात, दुर्मुख पुनः संगत तड़यंती, ऐसे ही करके दिया हुआ है। देखो एकदम आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत पाठ से लिया गया है। किसके बाबू, भारतीय संस्कृत पाठ से। जो ये दिया है ना, देखो ना ये वाला, इसको क्या करना है,
ब्लैक पेन से करना है। नहीं करोगे तो नंबर कम मिलेगा, बिल्कुल कम मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो अनुवाद, यहाँ हेडिंग डालेंगे, क्या करेंगे, अनुवाद हेडिंग डालेंगे। उसमें रेखांकित अंश की व्याख्या डालते थे, इसमें क्या डालेंगे, अनुवाद डालेंगे। देखो भारतीय संस्कृति तो सभी मतों के मानने वाले का मिलन स्थल है। समय समय पर अनेक प्रकार के विचार भारतीय संस्कृति में मिल रहे हैं, ठीक है ना। यह संस्कृति मिल जुड़ी संस्कृति है जिसके विकास में अनेक जातियों, संप्रदायों और विश्वासों का योगदान दिखाई पड़ता है। इसीलिए हम भारतवासियों की एक संस्कृति और एक राष्ट्रीयता है, ठीक है ना। इसका क्या हो गया, हम लोग का अनुवाद हो गया, ठीक है ना। तो आगे हम देखते हैं। तो ऐसे ही आप लोग क्या करेंगे, देखिए ये आपका पद्यांश है, क्या है, पद्यांश है भाई, क्या है, पद्यांश है। देखो कितना, ये भी 2 क्वेश्चन बनाया गया है, इसमें से आपको कोई एक ही करना है, जो आ रहा है ना उसी को करना है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। मैं आप लोगों को एक लास्ट पेपर के दिन रामबाण दे दूंगा कि अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको इसका गद्यांश यानी इसका हम अनुवाद नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को एकदम देंगे रामबाण, एकदम ब्रह्मास्त्र रहेगा वो, आप लोगों का पेपर के 5 दिन पहले देंगे, ठीक है ना। क्योंकि अभी से तुम लोगों को पढ़ना जरूरी है। रामबाण अभी ब्रह्मास्त्र दे देंगे, अभी तो तुम लोग चलाकर क्या कर दोगे, किसी को मार दोगे। अगला देखो क्या दिया, देखो ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अपने पाठ, देखो 5वां नंबर क्वेश्चन में आएगा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। देखो आपके जो जिले में आते हैं ना उसी को देना। कोई कोई बच्चा किसी में से भी कोई कर देता है, नहीं करना है, आपको करना है केवल 6 नंबर, यानी जहां कर्ण खंड काव्य दिखाई देगा उसी को करना है। नहीं तो बाबू क्या हो जाएगा, लिखोगे और टाइम पास होगा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो कर्णखंड काव्य का मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। कर्णखंड क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे। लेकिन देखो ये जो क्वेश्चन दिया है इसके आधार पर मैं कर्ण का चरित्र चित्रण किया हूँ, वो देखो तो आप लोग सामने दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, सामने दिखा। तो प्रश्नोत्तर संख्या 5वां का 6 नंबर, ठीक है ना। कर्ण का चरित्र चित्रण का एक मोटा हेडिंग डालेंगे, कर्ण का चरित्र चित्रण। तो महाभारत का कर्ण एक दानवीर योद्धा था। जो महाभारत के कर्ण थे वो एक बार क्या थे, दानवीर योद्धा थे। उसका जीवन संघर्ष और त्याग से भरा हुआ था, ठीक है ना। तो इतना चीज हम लिखेंगे कर्ण के बारे में। देखो जो मैं करा रहा हूं ना बिल्कुल कोई इतना अच्छा नहीं लिखेगा, यह मेरा उम्मीद है, ठीक है ना। और बने रहेंगे तो आप लोग को हर एक चीज उम्मीद में ठीक आप लोग को दिमाग में बैठा दूंगा। जन्म और प्रारंभिक जीवन, कर्ण का जन्म कुंती और सूर्य के संयोग से हुआ था। जब कुंती ने सूर्य के आराधना में थी तो उनका सूर्य देव ने उसके गोद भर दिए। अविवाहित होने के कारण कुंती ने उसके गंगा में क्या कर दिया, प्रवाह कर दिया। किसको, कर्ण को। उसका पालन पोषण एक सारथी अधिरथ ने किया। इसकी पत्नी राधा ने किया। इसके कारण इसे सूत पुत्र कहा गया। यानी अधिरथ की पत्नी कौन थी, तो अधिरथ की पत्नी आपकी राधा थी। कौन थी, राधा थी। ये आपके अधिरथ हैं। इसको आप लोग क्या करोगे, तो ब्लैक पेन से, किससे, ब्लैक पेन से। मैं तो नहीं लिखा हूं लेकिन आप लोग ब्लैक पेन से लिखना, ठीक है ना। अब देखो क्या दिया है, स्नेह और ममता का भूखा था। कर्ण जीवन पर अपनी माता पिता भाई गुरुजन का स्नेह न पा सका। उनसे उसे केवल तिरस्कार ही मिला। उसका हृदय सदा माँ की ममता पाने को तरसता रहा। दानवीर कर्ण, तो कर्ण का सबसे बड़ा उसका दानवीर था। दानवीर यानी कर्ण सबसे बड़ा क्या था, दानवीर था। वो अपने यज्ञ में यानी उस समय जब कोई भी भिखारी या ब्राह्मण आते थे तो उनको क्या करते थे, वो बिना अपने मैंने कुछ ना कुछ उसको देते थे, खाली हाथ लौटने नहीं देते थे। वहीं इसके कथा में गाया गया है, किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता था। युद्ध से ठीक पहले ही वह अपना कवच कुंडल ब्राह्मण के वेश में आए इंद्र को दान में दे दिया था। आप लोगों के लिए मैं HW दे रहा हूं कि इंद्र कौन थे, ठीक है ना, आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। इसी के साथ मैं अपना पेपर समाप्त करता हूं। अगला देखता है क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, ठीक अगला नंबर देखना। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। तो किसी एक का ही जीवन परिचय देना है, 3 को दिया है, ठीक है ना। तो मैं आप लोग जीवन परिचय भी एक वीडियो में दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है ना।
क्योंकि इसमें ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, ठीक है ना। ख नंबर में आपका यहाँ पर देगा कि किसी भी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है, 4 को दिया रहेगा, किसी उसमें से किसी का एक का लिख देना है, ठीक है ना। अब देखो, पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड की कथा पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखना है, ठीक है ना। कोई भी एक श्लोक लिख देना जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया, यानी गद्यांश में पद्यांश में ना आया हो, ठीक है ना। तो आप लोग को ऐसे ही करना है। आपके विद्यालय में खेल सुविधा बहुत कम है, अपने विद्यालय के लिए एक पत्र लिखना है, इसको भी मैं आपके एक वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है ना। जन्म, देखो ये आप लोग का पेपर था, आप लोग भी अपने हिसाब से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं आप लोग को पेपर देना था, ठीक है ना। देखो 9वां नंबर में आएगा, 2 को प्रश्न का उत्तर देना है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर क्या करना है, निबंध देना है। तो ऐसे ही मेरे पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन पाने के लिए मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप लोग के दोस्त आप लोग के वजह से वो भी क्या कर सके, अच्छा मार्क्स पा सके। तो मुझे पूरा गारंटी है कि आप लोग इस वीडियो से कितना नंबर पाएंगे, तो 70 में 70 पाओगे, यानी 60+ तो सबको आना ही है। अगर मेरे PDF बिल्कुल पढ़ लेते हैं, तो नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको पछताना ही पड़ेगा। एक भोजपुरी में कहावत कहा गया है कि, कैसे कहा गया है कि उसको बोला गया है, कहावत कैसे था कि खैबत तब पछतैबा बबुआ, ना खैबत तब पछतैबा। इससे बढ़िया है कि खाकर ही पछताओ, यानी पढ़कर ही पछताओ, लेकिन उम्मीद रखो बाबू, आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा, ठीक है ना। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।